हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमारा आ जाता है केयर ऑफ हेयर। ठीक है, तो इसमें हमारी चल रही है सारी की सारी केयर। तो अब हेयर के बारे में देखेंगे, स्किन, नोज, आईज, इनकी केयर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जान चुके हैं। तो इसमें हम हेयर के बारे में जानेंगे कि जो हमारी अपीयरेंस होती है हेयर और जो स्किन होती है, तो इसमें हमारा रिफ्लेक्ट आता है जनरल हेल्थ जो होती है पर्सन की, तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देता है। और क्लीननेस देखी जाती है, इसमें ग्रूमिंग होती है। हेयर जो होते हैं मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंटली है, साफ सुथरे हैं, चमकदार है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसमें जो वुमेन्स होती है वो हेयर काउंटिंग ग्लोरी, यानी कि इसके जो जितने ज़्यादा सुंदर बाल होते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो नीट हेयर यानी कि साफ होते हैं, फैक्टर द मेकिंग गुड इंप्रेशन ऑफ अनदर पर्सन। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जिसके जितने अच्छे लंबे खूबसूरत और काले बाल होते हैं। इस तरीके से जो जितना साफ रखेगा, जो जितना अच्छा रखेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम क्या हो सकते हैं हमारे इसमें। तो वे इसमें जो हमारे पर्पस जो हैं वो हमारे होते हैं हेयर को साफ करने के लिए। सबसे पहले जो है अपने जो हेयर होते हैं उनको साफ और हेल्दी बनाए रखने के लिए, और प्रमोट करते हैं हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। हमारे क्लीन रखने चाहिए हेयर, और हेयर लॉस को बचाने के लिए भी, यानी कि बालों का जो झड़ना होता है उससे बचाने के लिए भी, और इचिंग यानी कि खुजली और इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी, और एक्यूमुलेशन ऑफ द डर्ट, डैंड्रफ एंड ऑयल। तो हमारा जो ऑयल्स होता है या फिर डैंड्रफ, प्यास वगैरह हम जिसको बोलते हैं, धूल मिट्टी जो होती है, वो इकट्ठी होने से बचाने के लिए हमें अपने बालों को बहुत ही क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए। आगे देखते हैं और भी मिलेंगे। बालों को हम साफ सुथरा रखते हैं तो प्रिवेंट टैंगल्स। टैंगल इसमें मतलब बाल उलझ जाते हैं ना एक दूसरे में, बहुत ज्यादा गांठें सी लग जाती हैं, तो टैंगल से बचाने के लिए। और प्रोवाइड सेंस वेलबिंग्स भी, और अच्छी अच्छी दिखने के लिए, अच्छी बालों को कंघी करके अच्छा सजाने के लिए, सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है इसमें। पेडिकुली डिस्ट्रॉय होती है, पेडिकुली वगैरह जैसे कि बालों के अंदर जुएं, लेसेस जो हो जाती हैं। अपीयरेंस जो है नीट और क्लीन होनी चाहिए, वेल ग्रूमेड, यानी के बाल अच्छे से बंधे हुए और सवरे हुए और साफ सुथरे। और स्कैल्प की जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये हमारे पर्पज होते हैं हमारे हेयर को और स्कैल्प को जो है साफ सुथरा रखने के। तो इसमें देखेंगे कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेयर को वॉश करने की या फिर बेड पे शैम्पू करने की। तो वैसे तो जनरली तो घर पे हाइजीनिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर पेशेंट का जो हेयर होते हैं उनके बारे में बात हुई है कि किस तरीके से आप केयर करेंगे और क्या उसका मतलब होता है और क्या उसका फायदा। तो इसमें देखेंगे चेक करें तो सबसे पहले जो नर्स जो है प्राइमरी असेसमेंट करेगी, किस हिसाब से करेगी, फिजिशियंस ने जिस तरीके से ऑर्डर दिया, जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला है, स्पेसिफिक जो प्रिकॉशंस बताए हैं उसके भी, किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, कौन सी पोजीशन में रह सकता है क्लाइंट, तो उस हिसाब से आपने उसका चेक करनी है सारी की सारी चीजें। ठीक है, बाद में जो जर्नल कंडीशन का जो असेसमेंट किया जाता है किसी भी क्लाइंट का, तो उसकी जो स्कल्स है, हेयर है, और कौन से शैम्पू की उसको जरूरत है और कौन सा शैम्पू उसको पसंद भी है, तो इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो क्लाइंट को जो है पर खुद से प्रेफर कर सकता है सोप, शैम्पू और ऑयल जो है जो उसको पसंद हो, उसी तरीके से आप उसमें यूज कर सकते हैं। और ऐसा करना है आपने कि भी क्लाइंट की जो मेंटल स्टेटस है वो कैसा है। ठीक है, तो कैसी डायरेक्शन है उसकी, किस तरीके से वो अपने बाल को साफ कर सकता है, धुलवा सकता है, किस तरीके से इसका सारा सब कुछ ऐसा आपने करना है। और आर्टिकल्स यूनिट में सारे के सारे आर्टिकल मौजूद है नहीं है, ये भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। क्लाइंट की जो हेयर केयर है उस पर पूरा ध्यान आप देंगे। आगे देखते हैं हम, जो हेयर की अगर अच्छे से केयर नहीं की जाएगी तो उसमें हो जाती है पेडिकुलिसिस। सभी को पता है अगर हेयर गंदे रहेंगे तो उसमें पेडिकुलिसिस हो जाती है। तो पेडिकुलिसिस जो बहुत ही डेंजर होती है। तो उसमें जो डेंजर्स होती हैं उसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो इसमें जो क्लाइंट है वो क्या कंप्लेन करते हैं, यानी कि पेडिकुलिसिस का मतलब हो जाता है सर में जुएं पड़ जाना। तो जब जुएं सर में पड़ जाती हैं तो इसमें कंप्लेन करता है पेशेंट कि बार बार उसे खुजली हो रही है, उसके स्कैल्प पे स्क्रैच पड़ गए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जब वो उसको ज्यादा खुजाता जा रहा है तो वहाँ पे ब्लड भी हो जाते हैं और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि फोड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीवियर हमारे इन्फेक्शन होते हैं वो पड़ जाते हैं हेयर के पेरेंट्स से, जो है हैविली स्प्रिंकल ऑफ द डैंड्रफ। तो डैंड्रफ प्यास वगैरह हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्प्रिंकल्स वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्रैक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली करने से, इन्फेक्शन होने से। तो जो इचिंग हो रही है उसके स्कैल्प के ऊपर, तो उससे डिस्कम्फर्ट तो पेशेंट हो जाता है, और रेस्टलेस, उसे आराम भी नहीं मिलेगा और इंसोमिनिया हो जाएगा, क्योंकि उसे रात को नींद भी आनी बंद हो जाएगी, बार बार उसे खुजली होगी। क्योंकि जो लैसेस होती हैं ब्लड शक्कर होती है एंड द कॉज एनीमिया। तो वो क्या करती हैं, ब्लड शक्कर होती है हमारे लैसेस जो जुएं होती हैं वो खून चूसने का काम करती हैं, और इससे पेशेंट के अंदर जो है एनीमिया यानी कि खून की कमी होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, ये डिजीज स्प्रेड करने का काम करती हैं, ये बीमारी भी फैलाती हैं, जैसे कि हमारा टेम्पस फीवर हो गया, और जैसे इसमें रिलैप्सिंग फीवर हो गया, या फिर हमारा जो है जो टिचिंग जो फीवर होता है वो हो जाता है, ट्रेंच फीवर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके का इन्फेक्शन फैलाती हैं कि पेशेंट को जिसको भी ज्यादा मात्रा में लैसिस हैं या पेडिकुलिसिस की प्रॉब्लम है उसे फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार का इन्फेक्शन ही फैलाती हैं। तो इचिंग ऑफ द स्कैल्प, रिजल्ट ऑफ द स्कैल्प इंजरी। तो जब बहुत ज्यादा इचिंग होती है तो खुजली जब अपने स्कैल्प पे की जाती है तो वहां पर चोट लग सकती है। इंजरीड एरिया जो है वो हमारा क्या करता है,
सब्जेक्टेड टू द इन्फेक्शंस विच लीड टू इन्फेक्टेड ग्लैंड्स। तो ये क्या करते हैं, जब स्कैल्प पर ज्यादा चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसमें जो इन्फेक्शंस होता है वो लीड हो जाता है और अंदर जो हमारी ग्लैंड्स यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं वहां तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है पेडिकुलोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ द पेडिकुलोसिस। तो भाई पेडिकुलोसिस जो होती है उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रिवेंशन ऑफ द इरेजर देन कंट्रोलिंग फॉर दिस प्रॉपर पर्सनल हाइजीन कंसेप्ट शुड बी द प्रैक्टिस्ड बाय द एवरीबॉडी इन देयर लाइफ। तो भाई सबको, हर इंसान को अपनी लाइफ में सबसे पहला कंसेप्ट क्या अपनाना है, पर्सनल हाइजीन का, कि भाई साफ सुथरे रहोगे, अपने बालों को साफ सुथरे तरीके से रखोगे, अच्छी तरीके से धो के कॉम्ब करके रखोगे तो पेडिकुलोसिस में जो है रोकथाम हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करें, कॉम्बिंग हेयर डेली, अपने हर रोज अपने बालों में कंघी करनी है, अपने हेयर जो है वो वॉश करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कीप द स्किन ऑफ ए क्लॉथिंग क्लीन विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो अपनी स्किन वगैरह सब चीजों को क्लीन करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्लाइंट कंप्लेंट द इचिंग, और कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं इचिंग की, भाई खुजली हो रही है, खुजली होने से स्क्रैच हो गए हैं अपने हेड के अंदर। नीड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ हेयर एंड स्कल्प, और इस तरीके से अगर दिक्कत हो रखी है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है या फिर स्क्रैच हो गए हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, तो आपको जरूरत है उसका एग्जामिनेशन कराने की और हेयर स्कैल्प का एग्जामिनेशन कराने की। बॉडी एंड लाइनिंग डिस्कवर लाइसिस। ठीक है, तो बॉडी और जो हमारे हेयर होते हैं उसमें क्या डिस्कवर कराना है, लाइसिस यानी कि जुएं वगैरह है वो दिखवाने की, कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इफ लाइसिस आर फाउंड इन द क्लाइंट हेड एंड और बॉडी, अगर कोई पेशेंट है, अगर उसे खुजली इचिंग इस तरीके की समस्या है और उसके शरीर पर या फिर उसके बालों में लाइसिस यानी कि जुएं वगैरह मिलती हैं, फॉलो द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से आपने काम करना है, यानी कि वो चीजें इस्तेमाल करनी है। तो अभी ट्रीटमेंट में क्या प्रिस्क्राइब किया गया हमारा, तो इसमें हमारा यूज करने ट्रीटमेंट होता है जो पेडिकुलोसिस का, उसमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा दिया गया है पैरासाइटिसाइड्स जो हमारे यूज होते हैं वो, यानी कि डीडीटी 5% और 10% एड जो टेल्कम पाउडर होता है हमारा उसके अंदर मिक्स करना है। 5% डीडीटी जो दवाई आती है जो परजीवियों को मारने के लिए, 10% टेल्कम पाउडर मिक्स करके बालों में लगाना है स्कैल्प के ऊपर। ठीक है, तो उससे भी जुएं खत्म हो सकती हैं। और कार्बोलिक लोशन जो है वो लगाया जाता है 1:40 में। तो ये जो है अगर ज्यादा मात्रा में लग जाता है तो बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है स्किन को। ठीक है, तो ये स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसको थोड़ा सा लिमिट में ही लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्वल पार्ट ऑफ द कैरोसिन से ऑयल एंड द कोकोनट ऑयल। तो इसमें बराबर बराबर पार्ट लेना है, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में मिला करके जो स्कैल्प होता है जोड़ों में लगाया जाता है, जिससे हमारी जो पेडिकुलिस यानी कि जुओं की जो समस्या, लाइसिस की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दिया है प्रिपरेशन कंटेनिंग गामा बेनिज, ये वही हमारी टैबलेट्स के नाम है, दवाइयों के नाम है। ठीक है, और हेक्सोक्लोराइड से अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो अगर पेडिकुलोसिस समस्या से ज्यादा परेशान है तो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट जरूर अपनाना है अगर लाइसिस या फिर हमारी पेडिकुलोसिस वाली समस्या आपके साथ चल रही है या किसी भी पेशेंट के साथ चल रही है, तो उसमें इन चीजों का इस्तेमाल आपने करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो भैया हम इसमें देखेंगे केयर ऑफ पेरिनियम एरिया। तो भाई पेरिनियम एरिया जो होता है वो हमारे जो जेनेटिक पार्ट होते हैं वहाँ के एरिया को हमारा बोला जाता है। तो पेरिनल हाइजन इन्वॉल्व क्लीनिंग द एक्सटर्नल जेनेटिला एंड द सराउंडिंग एरिया। तो जेनेटिल जो एरिया होता है उसके पास की आसपास की जो जगह होती है चारों तरफ की, तो वो जो एरिया होता है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और पर्सनल हाइजन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो पेरिनियम एरिया की केयर कैसे की जाती है, तो पेरिनल एरिया जो होता है वो हमारा वहाँ पर जो ग्रोथ होती है पैथोजेनिक यानी कि जो हमारे जितने भी जीव होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बिकम इट द वार्म्स मॉइस्चर एंड इज नॉट वेल वेंटिलेटेड। क्योंकि वहाँ पर की जो जगह होती है वार्म होती है, वहाँ पर बहुत नमी या गीलापन होता है और वो जगह जो होती है वहाँ वेंटिलेटेड यानी कि हवा वहां तक नहीं पहुंचती है। तो ये वजह रहती है वहाँ पर सूक्ष्म जीव और जीव होने की। ठीक है, तो सिंस द ऑफ मैनी और फिर यूरिनरी मेट्स या फिर हमारे वेजाइनल ऑर्फिस एंड द एनस। तो ये हमारी जगह होती है वो यूरिन पास आउट जहाँ से किया जाता है, वेजाइना का हिस्सा जहाँ पर होता है और एनस का हिस्सा जहाँ पर होता है। तो ये जो ऑर्फिस होते हैं, ये जो एरिया होता है ऊपर वाला, तो इस पर ये चीजें पाई जाती है, सिचुएटेड इन दिस एरिया। ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर सारे के सारे हमारे क्या पाए जाते हैं, और सारे के सारा जो हमारे ऑर्गेनिज्म या ये चीजें होती है सारी यहाँ पर हो जाती है। और पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन इंटर इनटू द बॉडी, और इन्हीं के जरिए हमारे जो पैथोजेनिक या फिर हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं और इन्फेक्शन को ज्यादा फैला सकते हैं। और क्लीननेस इज द एसेंशियल्स ऑफ प्रिवेंट बैड ओडोर एंड द प्रमोट कंफर्ट। तो इसमें क्लिनिकल की चीजों के अनुसार हमने देखना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है जो बैड ऑर्डर यानी कि बहुत ज्यादा बदबू जो आती है तो उसको उसकी रोकथाम की जाती है और कंफर्ट जो है वो दिलाया जाता है। यानी कि साफ सुथरा अगर वहां पर रखा जाएगा, अगर वहां पर साफ सफाई होगी, धोते रहोगे, एरिया जितना ज्यादा सूखा रहेगा तो वहां पर कंफर्ट भी महसूस होगा और बदबू भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
इसमें दिया है फॉलोइंग क्लाइंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन ऑफ द पेरिनल एरिया। तो पेरिनल एरिया के अंदर स्पेशल क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी क्या अटेंशन देना जरूरी होता है। सबसे पहले उस क्लाइंट को अटेंशन देना होता है अनेबल टू डू सेल्फ केयर, जो अपनी केयर खुद करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, जो पेशेंट अपनी केयर खुद नहीं कर सकता है तो सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, क्लाइंट विद जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और सबसे पहले क्लाइंट का देखा जाएगा कि कहीं उसे जेनिटो या यूरिनरी ट्रैक जो होता है वो इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेरिनम एरिया का इन्फेक्शन ही होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो अभी नंबर 3 में इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे क्लाइंट का इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल। तो इनकॉन्टिनेंस क्या है, इनकॉन्टिनेंस जो है वो एक प्रॉब्लम, एक तरीके की बीमारी ही होती है जिसमें यूरिन और स्टूल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पेशेंट को पता नहीं चलता है और ये यूरिन जो है पास आउट हो जाता है, स्टूल पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पेशेंट को पता नहीं चलेगा, बता नहीं पाएगा और ज्यादा देर तक वो यूरिन या फिर स्टूल का जो गीलापन होता है उसके अंदर रहेगा और जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फैलेंगे और बीमारी फैलेगी। ठीक है, तो क्लाइंट को एक्सेसिव जो वेजाइनल डिस्चार्ज अगर क्लाइंट को हो रहा है, यानी कि वेजाइना से तरल पदार्थ या फ्लूइड वगैरह जो है उसका डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो भी आपने देखना है। और क्लाइंट की इनवेलिंग कैथेटर वगैरह जो लगाई जाती है, यानी कि यूरिन के लिए जो नलियां वगैरह लगाई जाती है, या फिर जो स्टूल पास आउट अगर नहीं होता है तो उसके लिए जो कैथेटर वगैरह लगाई जाती है, निमा वगैरह जो दिया जाता है, तो उनसे भी इंस्पेक्शन जो है वो हो सकता है। पोस्टमार्टम क्लाइंट्स, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो पेशेंट की केयर की जाती है ऐसे पेशेंट को, और ऐसा क्लाइंट जिसकी सर्जरी हुई है और जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के आसपास, ठीक है, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ, और ऐसा क्लाइंट जिसको किसी प्रकार की चोट लगी है, छाले वगैरह हो गए हैं और सर्जरी हुई है हमारे पेरनल एरिया जैसे रेक्टम वगैरह का एरिया होता है वहां पर अगर किसी की सर्जरी हुई है तो ऐसे पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है उसकी देखभाल की, केयर की और ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम देखेंगे कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैरेनल्स एरिया को लेकर के फीमेल क्लाइंट्स की। तो फीमेल क्लाइंट्स की तो रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ही होती है इसमें। तो प्राइमरी असेसमेंट में क्या देखेंगे, सबसे पहले कंडीशनल पैरेनल्स, स्किन की ईचिंग, इरिटेशन से अल्सर, एडिमा और ड्रेंजिंग। भाई इसमें सारी चीजें देखी जाएंगी, खुजली तो नहीं हो रही है, खाज होना, खुजली होना, छाले हो जाना, वहां पर सूजन हो जाना या फिर किसी तरीके का तरल पदार्थ का सेक्रेशन होना, ये सारी की सारी कंडीशन एसेस की जाती है फीमेल्स के अंदर। दूसरा एसेस की जाती है जो पैरेनल्स एरिया की जो केयर है, तो कितनी फ्रिक्वेंसी पे उसकी जरूरत, कितने लेवल की केयर की जरूरत है। ठीक है, दूसरा ऐसा किया जाता है कि पैरेनल केयर जो होती है वो हमारी अंडर सेप्टिक टेक्निक जो है वो सेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए, क्लीन टेक्निक जो होती है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि वूंड वगैरह पैरेनल शुड बी डन अंडर एसेप्टिक टेक्निक। तो वूंड वगैरह अगर घाव वगैरह उनको भी साफ किया जाएगा तो उसमें भी एसेप्टिक जो सेप्टिक टेक्निक हमारी होती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चेक द फिजिशियन ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बताए गए फिजिशियंस के द्वारा तो वो भी आप फीमेल को बताओगे कि भी इन चीजों का आपने ध्यान देना है, जो निर्देश दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने चलना है। दूसरा, क्लाइंट की सेल्फ एबिलिटी जो होती है क्लाइंट की, वो एसेस करनी है कि क्लाइंट की एबिलिटी जो हो कितनी है अपने आप से अपनी केयर करने की, साफ सफाई करने की। ठीक, नेक्स्ट 6 पॉइंट में हमारा दिया गया है एसेस द क्लाइंट ऑफ द मेंटल स्टेटस ऑफ फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो वही जो क्लाइंट के जो मेंटल स्टेटस देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हो फॉलो कर भी सकता है, नहीं करता है, अगर मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है ही नहीं, अगर वो मेंटल तरीके से इतना काबिल ही नहीं है, इतना एबल ही नहीं है कि चीजों को समझ पाए और कर पाए, तो वो भी चीजें आपने देखनी है, तो वो केयर भी आपको ही करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट जो है इसके अंदर आ जाता है नंबर 7, चेक द आर्टिकल अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट। तो आपने क्लाइंट की यूनिट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी काम आने वाली जो चीजें हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल भी रखनी है और साफ सुथरी भी रखनी है ताकि क्लाइंट को किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो और आपको भी काम करने में ईजी हो और आप अभी अच्छे से केयर दे पाए। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।